आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने हमें मिलवाया सबसे पावरफुल म्यूटेंट से, जिसको देवताओं की तरह पूजा जाता था, पर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे उसके 4 घोड़े लगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्समैन अपोकलिप्स की। इस मूवी में वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि एक एक्समैन मूवी को सुपरहिट बनाते, जैसे क्विकसिल्वर का जबरदस्त स्लो मोशन एक्शन, नाइटक्रॉलर का टेलीपोर्टेशन, कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर्स पोर्ट्रेयल, मैग्नीटो का ह्यूमैनिटी को लेकर हेट, वुल्वरीन वो भी कॉमिक एक्यूरेट वेपन एक्स लुक में, और फीनिक्स तक थी यहाँ। एक एक्समैन फैन को और क्या चाहिए? स्टोरी। एक्समैन फैंस को एक धमाकेदार स्टोरी चाहिए। हालांकि ऑस्कर आइजैक के अपोकलिप्स जबरदस्त थे, कई फैंस को यकीन नहीं हुआ कि उन्हें लाइव एक्शन अपोकलिप्स देखने को मिला, पर स्टूडियो ने ये चीज कर दिखाई। तो दोस्तों, आपका स्वागत है रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन के एपिसोड 9 में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं 2016 में आई एक्समैन अपोकलिप्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक्समैन अपोकलिप्स अपने रिलीज से पहले किसी एक्समैन फैन का सपना सच होने जैसी थी, पर स्टूडियो ने यहाँ इस जबरदस्त डिश में सारी रेसिपी तो ऐड करी, पर ठीक से पकाया नहीं। मेरा मतलब है स्टूडियो ने कहीं भी यहाँ रिस्क नहीं लिया, पर फिर भी अच्छा तरीका था एक्समैन की एक और ट्रिलॉजी को एंड करने का। मैं आपको जल्दी से मूवी की स्टोरी बताता हूँ। 3600 BC में एनसबानूर एंशिएंट इजिप्ट पर राज करता था अपने 4 हॉर्समैन के साथ। एक सेरेमनी जिसमें वो अपनी बॉडी स्विच कर रहा था एक ऐसे म्यूटेंट के साथ जिसके पास हीलिंग फैक्टर है, वहाँ अटैक हो जाता है और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद एनसबानूर जिंदा दफन हो जाता है। 1983 में स्कॉट समर्स को उसकी म्यूटेंट एबिलिटीज मिलती है और उसका भाई एलेक्स समर्स उसे लेकर आता है चार्ल्स जेवियर के स्कूल में, जहां वो मिलता है जीन ग्रे से। इजिप्ट में एनसबानूर जागता है और ह्यूमैनिटी के बारे में जानता है, तब वो स्टॉर्म को बनाता है अपना पहला हॉर्समैन। दूसरी तरफ रेवन अपने बेटे कर्ट को लेकर आती है जेवियर इंस्टीट्यूट और एनसबानूर अपने साथ जोड़ता है साइलॉक, एंजल और मैग्नीटो को, और उसके 4 हॉर्समैन पूरे होते हैं मॉडर्न टाइम में। तब उसे पता चलता है चार्ल्स जेवियर के बारे में और उसकी टेलीपैथिक एबिलिटीज लेने के लिए वो आता है उसे लेने, पर इस चक्कर में स्कूल ब्लास्ट हो जाता है। पर क्विकसिल्वर अपनी सुपर स्पीड से एक स्टूडेंट को बचा लेता है। तभी कर्नल विलियम स्ट्राइकर आता है और हैंक, रेवन और पीटर को ले जाता है इंटेरोगेशन के लिए। स्कॉट, जीन और कर्ट उन्हें आजाद करवाते हैं और मिलते हैं वेपन एक्स से। मैग्नीटो एनसबानूर के कहने पर अपनी पावर से अर्थ को तबाह करना शुरू करता है और एनसबानूर अपनी बॉडी चार्ल्स की बॉडी से स्विच करना शुरू करता है। पर तभी एक्समैन आते हैं चार्ल्स को बचाने। यहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है जिसमें एंजल मारा जाता है, साइलॉक भाग जाती है और मैग्नीटो और स्टॉर्म एनसबानूर के खिलाफ हो जाते हैं। पर इतना काफी नहीं था, जीन का फीनिक्स रूप सामने आता है और वो अपोकलिप्स को रियलिटी से ही मिटा देती है। इस मूवी को बनाने में फॉक्स को कोई दिक्कत नहीं आई, सारे प्रोसेस स्मूथली हुए। बस एक बिलबोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके अलावा सब स्मूथ था। बस राइटर्स ने इस तगड़ी फिल्म को नए एक्समैन को सेटअप करने के लिए यूज किया, जो कि गलत था। इस मूवी को बनाने में फॉक्स को लगे $178 मिलियन, जबकि मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमाई करी $543 मिलियन की। ये अच्छे नंबर्स थे। मूवी को IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 रेट किया है और उसका रोटेन टोमेटो स्कोर है 47%। इस मूवी के बाद फ्रेंचाइजी एक अलग ही रास्ते चली गई एक्समैन को लेकर। इस पूरी फिल्म में स्टॉर्म को कहीं भी उसके किसी भी नाम से नहीं बुलाया गया, ना ही स्टॉर्म ना ही ऑरोरो मनरो। दूसरी तरफ अपोकलिप्स का नाम अपोकलिप्स कहीं नहीं कहा गया। इन सब के ऊपर जब मूवी का ट्रेलर सामने आया तो ट्रेलर में अपोकलिप्स ने कहा कि उसको अलग अलग नाम से जाना गया है, रा, कृष्णा, यावे, जिस पर इंडिया में कंट्रोवर्सी हो गई और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद फॉक्स ने मूवी के थिएट्रिकल कट से कृष्णा रेफरेंस हटा दिया और दूसरे कल्चर के देवता का नाम डाल दिया। यहाँ ऑस्कर आइजैक ने अपोकलिप्स का रोल प्ले किया है। वो इस रोल के लिए बहुत एक्साइटेड थे, पर उन्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट है। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया कि वो इस मूवी में कई जबरदस्त एक्टर्स के साथ काम करने आए थे। इवन उन्होंने एक्समैन कॉमिक्स कलेक्ट भी की थी बचपन में और अपोकलिप्स उनका फेवरेट है। पर जब वो सूट और प्रोस्थेटिक से कवर हुए तो ना वो हिल सकते थे ना ही किसी को देख सकते थे। इवन उनके डायलॉग प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे, क्योंकि हल्का सा हिलने पर उनका रबर कॉस्ट्यूम आवाज करता, जिसकी वजह से उन्हें बाद में डबिंग के थ्रू अपने डायलॉग ऐड करने पड़े। प्लस आवाज की बात करें तो ब्रायन सिंगर के हिसाब से अपोकलिप्स की आवाज मिक्सचर है अलग अलग साउंड्स का, जहां वो जिससे बॉडी स्विच कर चुका है उनकी आवाज की रेंज और टोन ले लेता है। इस फिल्म का नाम पहले एज ऑफ अपोकलिप्स होने वाला था, क्योंकि जिस कॉमिक पर ये बेस्ड है उसका नाम भी एज ऑफ अपोकलिप्स ही है, पर बाद में इसे चेंज करके सिर्फ एक्समैन अपोकलिप्स कहा गया, क्योंकि स्टूडियो नहीं चाहती थी कि इस मूवी को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन और द एज ऑफ एडलिन से कंपेयर किया जाए। प्लस कॉमिक्स में इस स्टोरी का असर मार्वल यूनिवर्स पर बहुत गहरा हुआ था, जहां कई प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स मारे गए थे। अपोकलिप्स कॉमिक्स में पावर गेन करता है सेलेस्टियल्स के कांटेक्ट में आने पर। सेलेस्टियल्स उसको गॉड लाइक पावर्स देते हैं और उसके फॉर्म को एनहांस करते हैं, पर मूवी में सिर्फ अपोकलिप्स के रिलीजियस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया गया है। मूवी में एक इन जोक कहा जाता है, जहां जीन ग्रे स्टार वॉर्स एपिसोड 6 रिटर्न ऑफ द जेडाई देखने के बाद कहती है कि 3rd मूवी सबसे कमजोर मूवी होती है। ये बात एक्समैन मूवीज के लिए भी लागू होती है। तीसरी एक्समैन मूवी द लास्ट स्टैंड को बहुत क्रिटिसिज्म मिला। दूसरी तरफ ये मूवी भी एक्समैन फर्स्ट क्लास सीरीज का तीसरा पार्ट थी, जिसको क्रिटिसाइज किया गया।
अपोकलिप्स को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर ना करने के लिए। प्लस कॉमिक्स में अपोकलिप्स थैनोस के लेवल का विलन है जिसको एक मूवी में दिखाकर मारने का कोई सेंस नहीं बनता। प्लस मिस्टीक इस मूवी में अलग ही बिहेव कर रही थी। जहाँ पहली 2 मूवीज में वो अपने म्यूटेंट फॉर्म में रहने की बात करती है, वहाँ इस मूवी के मेजर हिस्सों में वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ही है। इन सब के साथ साथ एक्समैन फ्रेंचाइजी में दूसरी मूवी बेटर साबित हुई है। पहले X2, फिर फर्स्ट क्लास सीरीज में डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। जब एक फैन सर्वे हुआ जीन ग्रे को प्ले करने के लिए तो सोफी टर्नर के ट्विटर फॉलोअर्स ने उनका नाम लिया। तब सोफी टर्नर ने ऑडिशन दिया इस रोल के लिए। उनके साथ साथ एल फैनिंग, क्लोई ग्रेस मोरेट और यहाँ तक कि मार्गो रॉबी को इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था। हालांकि चुने जाने के बाद भी उनको प्रोड्यूसर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जो कि उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा। पर बाद में उन्हें पता चला कि लेट रिस्पांस का कारण था उनका गेम ऑफ थ्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से ब्रायन सिंगर को पहले गेम ऑफ थ्रोन्स के शूटिंग शेड्यूल के हिसाब से अपना शूटिंग शेड्यूल सेट करना था। क्विकसिल्वर का स्कूल के बच्चों को बचाने का सीन शायद वन ऑफ द बेस्ट स्पीडस्टर मोमेंट माना जाएगा सिनेमा की हिस्ट्री में। पर जहां ये सीन टोटल 3 मिनट का था, वहीं ब्रायन सिंगर को 20 दिन लगे इसे शूट करने में। मूवी के राइटर और प्रोड्यूसर साइमन किनबर्ग ने बताया कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की टाइम ट्रैवलिंग की वजह से वो अपने हिसाब से स्टोरी को सेट कर पाए और पुराने कैरेक्टर्स के नए वर्जन दिखा पाए, जैसे साइक्लॉप्स, जीन ग्रे, स्टॉर्म, नाइटक्रॉलर। इन सब के साथ साथ ये मूवी एक्समैन ट्रिलॉजी का दूसरा सेट कंप्लीट करती, जहां नए कैरेक्टर्स के साथ एक नई ट्रिलॉजी शुरू होती, जहां एक्समैन डार्क फिनिक्स पहला पार्ट होता उस सीरीज का। जब वुल्वरीन अपने सेल से भागता है तो मिलिट्री कम्प्लेक्स में खून खराबा मचाने के बाद वो मिलता है जीन ग्रे, साइक्लॉप्स और नाइटक्रॉलर से। ये तीनों ही उस टाइम वुल्वरीन को नहीं जानते, जबकि वहां दूसरे होल्डिंग सेल में मिस्टीक, बीस्ट और क्विकसिल्वर भी थे, जो कि वुल्वरीन को पहचान लेते क्योंकि ये तीनों उससे मिल चुके थे एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में। इन सब के ऊपर एक कंफ्यूजन रहती है कि जब डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में मिस्टीक वुल्वरीन को स्ट्राइकर बन के बचाती है तो वुल्वरीन आगे असली स्ट्राइकर की कैद में कैसे आता है। इसको ब्रायन सिंगर ने समझाया कि एक्समैन टाइमलाइन एक नदी की तरह है, जहां अगर आप बहाव में पत्थर फेंकोगे भी तो भी नदी वैसे ही बहेगी। तो बेशक डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में टाइमलाइन रीसेट हो गए हो और मिस्टीक ने वुल्वरीन को बचा लिया हो, पर वुल्वरीन की किस्मत उसे स्ट्राइकर की कैद में ले आएगी, जहां वो वेपन एक्स प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा और एडमेंटियम क्लॉज पाएगा और अपनी मेमोरी खो देगा। अपोक्लिप्स के चारों हॉर्समैन का नाम है वॉर यानी जंग, फैमिन यानी भुखमरी, पेस्टिलेंस यानी महामारी और डेथ यानी मौत। ओरिजिनल एक्समैन की पावर्स उतनी एक्सप्लोर नहीं की गई, पर उनमें डेथ रिस्पॉन्सिबल होती है मरते दम तक एंसा बनूर को बचाने के लिए। दूसरी तरफ नए हॉर्समैन में स्टॉर्म और मैग्नीटो लिटरली गॉड लाइक पावर्स रखते हैं, जिनमें ताकत है प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की। मूवी में जेवियर और अपोक्लिप्स के बीच दिखने वाला साइकिक बैटल कंसेप्चुअलाइज किया गया था एक्समैन फर्स्ट क्लास में, जहां ऐसा बैटल हमें दिखता एमा फ्रॉस्ट और जेवियर के बीच। हालांकि ये चीज तब इसलिए नहीं यूज की गई क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगा कि लोग उस टाइम इसे इंसेप्शन से कंपेयर करने लगते। मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि अपोक्लिप्स का कनेक्शन है फिनिक्स फोर्स से, जहां अपोक्लिप्स जीन ग्रे की आंखें देखकर कहता है ऑल इज रिवील्ड, और वो ये भी मानता है कि जो काम वो करने जा रहा था वो फिनिक्स खुद कर देगी आगे फ्यूचर में। मूवी को प्रमोट करते हुए कंट्रोवर्सी हो गई। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क सिटी में बिलबोर्ड में दिखाया गया मूवी के एक सीन का इमेज, जहां अपोक्लिप्स मिस्टीक का गला दबाते हुए उसे उठा लेता है। अब इसकी निंदा करने वालों ने कहा कि मूवी औरतों के खिलाफ होने वाले हिंसा को प्रमोट करती है। रोज मैकगोवन नाम की एक्ट्रेस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और बोला पूरे फॉक्स में किसी को ये ऐड गलत नहीं लगा, ये बताता है कि उनको औरतों पर हो रही हिंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बेवकूफ हैं। फॉक्स ने इसके लिए माफी मांगी और इस बिलबोर्ड को वापस लिया। मूवी के 1 घंटे 12 मिनट पर स्टैनली और उनकी वाइफ जोएन ली दिखती हैं। ये स्टैनली का आखिरी कैमियो था एक्समैन मूवीज में। इसके बाद स्टैनली का बस ग्राफिटी दिखता है डेडपुल 2 में। तो दोस्तों ये था 9th एपिसोड रोड टू डेडपुल एंड वुल्वरीन का। अभी एक्समैन 97 के एंड में भी हमें एंसा बनूर दिखा, जहां अगले सीजन में हमें उसकी ओरिजिन दिखाई जाएगी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पर आप अगले हफ्ते रेडी रहना आपके और हमारे फेवरेट लोगन के लिए। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप ब्लैक बोल्ट को चीखते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी मार्वल इन्फिनिटी के एपिसोड 3 के 16 मिनट 20 सेकंड पर जाएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई जबरदस्त कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।